सामंतवाद का उदय एवं पतन। आज हम अध्ययन करते हैं कि आखिर सामंतवाद जो उसका किस प्रकार से उदय हुआ था, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि सामंतवाद का अर्थ क्या था। कि सामंत तंत्र अथवा सामंतवाद, जिसे कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही थी, क्योंकि उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंत तंत्र जो है उसके आधार पर टिकी हुई थी। इतिहासकार विल्डूरा ने कहा है कि इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंत तंत्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकता के अनुकूल था। हालांकि हमें ये बात आज सही नहीं लगी, परंतु कहा जाता है कि अपने प्रारंभिक काल में सामंत प्रथा न्याय संगत और उचित होने के साथ साथ कल्याणकारी भी रही थी। फ्लैट एवं ड्रम्ड के अनुसार जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है, वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता है, और ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। और फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द और उनकी परंपरा या प्रणाली के लिए सामंत तंत्र शब्द जो उसका इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से जो टैक्स इकट्ठा करता था और टैक्स सबसे ऊपर वाला जो जिसको दिया जाता था, उसके लिए फ्यूड शब्द जो उसका इस्तेमाल किया था, यानी कि उसके लिए सामंत शब्द जो उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसको कि टैक्स दिया जाता था। दूसरी बात आती सामंतवाद का उदय, अर्थात उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी कि किस प्रकार से सामंतवाद जो उसका जन्म हुआ या उसका उदय हुआ। सामंत तंत्र कहा जाता है कि किसी शासक जो है उसकी आज्ञा या फिर व्यक्तियों की संयुक्त प्रयास जो उसकी उपज नहीं था, बल्कि इसकी उत्पत्ति जो थी वो अपने आप और स्वाभाविक रूप से हुई थी। 5वीं सदी के आरंभ में जब रोमन साम्राज्य खंड खंड होकर लड़खड़ाने लग गया, तो संपूर्ण यूरोप अराजकता और अव्यवस्था में डूब गया। रोमन साम्राज्य को पूर्व और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूह ने रोध डाला, और ये बर्बर लोग भारत, यूरोपीय मूल की भाषाएं बोलने वाले बहुत से जर्मन कबीले थे, जो कि रोमन साम्राज्य की सीमा से दूर उत्तर सागर से कृष्ण सागर तक के क्षेत्र में घूमते फिरते थे। ये जर्मन लोग ट्यूटन या गोथ नाम से भी जाने जाते थे। इन जर्मन कबीलों पर हुणों ने धावा बोला था, और हुण लोग मध्य एशिया के यावर घुड़सवार थे, और चीन के हॉन वंशी शासकों ने हुणों को मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस प्रकार से चीनी लोगों ने हुणों को खदेड़ा, और हुणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा, और जर्मन लोग भागकर रोमन साम्राज्य जो उसमें घुसने लगे। इसीलिए कई विद्वान ये भी कहते हैं कि जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया, अपितु वे आश्रय की तलाश में रोमन साम्राज्य में घुस आए थे। चौथी शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मन ने डैन्यूब नदी को पार करके रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया, और रोमन सम्राट ने उन्हें हुणों से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया, परंतु बदले में शर्त यह रखी कि उन लोगों को रोमन सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। परंतु कुछ दिनों बाद ही रोमन अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार से पीड़ित होकर जर्मन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और 378 ईस्वी में एड्रियानोपल के युद्ध में रोमनों को बुरी तरह से पराजित किया, और युद्ध में प्राप्त सफलता से जर्मनों का उत्साह बढ़ गया, और वे रोमन साम्राज्य पर टूट गए, और 410 ईस्वी में रोम पर भी उनका अधिकार हो गया। रोम से जर्मनों ने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन पर धावा मारना शुरू किया, और इन क्षेत्रों पर भी उनका अधिकार हो गया। और विसिगोथा के अलावा अन्य जर्मन कबीलों ने भी रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया, और ये जर्मन कबीले आपस में भी लड़ते रहते थे। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि जैसे स्पेन में वाडाला विसिगोथा से लड़े थे, और 455 ईस्वी में वाडोलों ने भी रोम को लूटा था, और 476 ईस्वी में एक अन्य जर्मन सेनापति ओडो आचार ने अंतिम रोमन सम्राट को सिंहासन से हटाकर स्वयं रोम का शासक बन गया था। और 500 ईस्वी के आसपास पूर्वी गोथों के नेता थियोडोरिक ने ओडोचार को मारकर रोम के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया, और 568 ईस्वी के अन्य जर्मन कबीले लोम्बार्ड ने उत्तरी इटली पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को भी जीत लिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में स्कैंडिनेविया में रहने वाली अर्ध सभ्य जर्मन जातियों ने यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किए। उन्हें नॉर्थमैन के नाम से जाना गया, और इन लोगों ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस के नॉर्मन प्रदेश, रूस, दक्षिणी इटली, सिसिली, फिनलैंड आदि अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य स्थापित किए थे। और ईसाई धर्म स्वीकार करने के पूर्व नॉर्थमैन पाश्विक युद्धों और स्त्रियों तथा बच्चों को मारने में गौरव अनुभव करते थे, और उनकी लूट खसोट तथा तोड़फोड़ से रोम की सांस्कृतिक उन्नति जो उसको बहुत ही गहरा धक्का लगा। रोमन साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों ने अपने अधिक प्रगतिशील फ्रैंक लोग
थे और जिन्होंने अपने नेता क्लोविस के नेतृत्व में संपूर्ण गाल पर अधिकार कर लिया। और क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और राजभवन के प्रधान अधिकारी पेपिन ने राजसत्ता हथिया ली और पेपिन का पुत्र शॉर्मेल बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने 768 से 1814 तक शासन किया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अन्य महासागर से एल्ब नदी तक फैला हुआ था। चूंकि इस विशाल साम्राज्य पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था, इसीलिए शॉर्लमैन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूमि खंड यानी कि भूमि के टुकड़े दिए जिन पर उन्हें शासन करना था। और इन भूमि खंडों को काउंटी, डची और मार्क्स आदि के नाम से जाना जाता था। और इनको शासकों को क्रमशः काउंट यानी कि इनके ऊपर जो शासन करने वाले थे, जिन लोगों को ये भूमि दी गई थी, उनको काउंट, ड्यूक तथा मार्किवस कहा जाने लगा। और इस प्रथा के कारण लोगों के पास में बड़े बड़े भूखंड या भूमि संपत्तियां बन गई और किसान अपने भूमि स्वामित्व जो उससे वंचित रहते गए। और शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एकता भी नहीं रही और उनका विशाल साम्राज्य 3 प्रमुख राज्यों जर्मनी, फ्रांस और इटली जो उसमें डिवाइड हो गया। और इसी समय इन राज्यों पर बंजारे स्लाव लोग, स्पेन के मूल लोग और उत्तरवासियों के आक्रमण होने शुरू हो गए, जिससे फिर से अव्यवस्था फैल गई और राजाओं को अपने राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। और सामंतों के बीच आपसी लड़ाइयां बढ़ गई और बाहरी आक्रमणों ने लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया। और कहा जाता है कि उस समय संसार यानी कि उस समय का जो संसार था उसके हालात की कल्पना करना भी बहुत ज्यादा कठिन है कि फ्रांस, स्पेन, इटली और बाल्कान के क्षेत्र में पहले के साम्राज्य में जो बड़े बड़े समृद्ध नगर थे, अब कहा जाता है कि बुरी तरह से उजड़ चुके थे। बर्बर सरदारों ने अधिकांश यूरोप को पदाकांत करके अपने आप को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का स्वामी बना लिया और 9वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सारा पश्चिमी यूरोप असंख्य स्थानीय शासकों के अधिकार में था और सामान्य लोगों का जीवन असुरक्षित था और सभी देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में सहयोग एवं संघ की एक पद्धति का विकास हुआ जो कि सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहासकार मैग्निस एप्पल का मानना है कि इस प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था और यहीं पर वह अपनी चरम सीमा पर पहुंची और फ्रांस के बाद यह प्रथा यूरोप के अन्य देशों में भी प्रचलित हुई। वैसे इस प्रथा का आरंभ 5वीं शताब्दी से हो गया था, परंतु 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कहा जाता है कि ये प्रथा जो थी विशेष रूप से प्रभावशाली रही थी। अगली बात आती सामंतवाद का विकास कि आखिर ये सामंतवाद किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसका धीरे धीरे विकास किस प्रकार से हुआ था। कि सामंतवाद जीवन का वह मार्ग था जो कि शॉर्लमैन के बाद के काल की विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाया गया था। मूलतः ये भूमि की पट्टेदारी पर आधारित एक सरकार का स्वरूप था, एक आर्थिक पद्धति दोनों ही था। परंतु जबकि स्वयं सामंतवाद में एक विशिष्ट प्रकार की समानता का विकास हुआ, सामंती प्रथाएं एक स्थान से दूसरे स्थान और भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग स्वरूप धारण करती रही। इसीलिए आगे के पृष्ठों में जिसे सामंतवाद का उल्लेख किया गया उसे केवल पश्चिमी यूरोप के सामंतत्र की सामान्य विशेषता ही मानी जा सकती है। सामंतवाद का विकास भिन्न भिन्न कालों की आवश्यकताओं के अनुकूल संशोधित रोमन, जर्मन और शायद शेल्टिक प्रथाओं से हुआ और इस समूचे विकास क्रम में 2 प्रकार के संबंध जो उनका विशेष महत्व था। जैसे पहला मनुष्य और मनुष्य के मध्य व्यक्तिगत संबंध, दूसरा भूमि की पट्टेदारी अथवा भूमि का स्वामित्व, सैनिक सेवा पर आधारित मनुष्यों के मध्य सम्मानजनक संबंधों वाली वॉसलेज नामक संस्था पहले प्रकार के संबंध को उजागर करती है। यद्यपि वॉसलेज का जन्म विवादास्पद है, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि शॉर्लमैन के उत्तराधिकारियों के काल में वॉसल का अभिप्राय अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति से था और इस बीच बिशप और काउंट जैसे अन्य बहुत से प्रभावशाली लोग जिनके अधिकार में बड़े बड़े भूमिखंड थे, फिडलेस अथवा होमिनेज के रूप में राजा के साथ संबंधित हो गए थे। और बाद में शार्लमैन के उत्तराधिकारियों ने यह अनुभव किया कि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए एक सुसंगठित अश्वारोहियों की सेना की जरूरत है। अतः वॉसल को घोड़ा रखने और सैनिक सेवा देने के बदले में भूमि का विशेष अनुदान जो था वो दिया गया और इस प्रकार का अनुदान बेनिफिस कहलाता था और अनुदान में दी गई भूमि को वासल अपना तथा अपने घोड़ों का खर्चा सरलता से पूरा कर सकता था। बाद में सभी भूमिपतियों और प्रभावशाली लोगों से भी सैनिक सहयोग की अपेक्षा की जाने लगी और समय के साथ साथ ये परंपराएं कानून का रूप ले बैठी और तब इनसे संबंधित समारोह पर विशेष ध्यान दिया गया और अपने स्वामी का या आदमी बनने के लिए वासल
को स्वामी भक्ति के कुछ कार्य संपादित करने पड़ते थे। चूंकि उसकी स्वामी भक्ति ही मुख्य बात थी, अतः उसे अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ भी लेनी पड़ती थी, क्योंकि सामान्यतः और धार्मिक दोनों ही प्रकार के भूमिपतियों को अपने अपने भूमि खंडों के अनुपात में सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। अतः उन लोगों ने अपनी अपनी भूमि के कुछ क्षेत्र बेनिफिस के रूप में प्रदान कर दिए और बाद में बेनिफिस के साथ कुछ अन्य तत्वों का भी समावेश हो गया। बेनिफिस भूमि का पट्टेदार सामान्यतः इस भूमि पर आबाद किसानों पर अपना पूर्ण अधिकार रखता था और यह जरूरी था क्योंकि भूमि को सैनिक सेवा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। इसके अलावा छूट पद्धति के द्वारा बेनिफिस के पट्टेदार को केंद्रीय सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि के अधिकार से छूट दे दी गई और इस प्रकार से बेनिफिस भूमि का पट्टेदार अपने स्वयं के सशस्त्र सैनिक रख सकता था और अपनी स्वयं की अदालतों कायम कर सकता था और अपने करों को स्वयं वसूल कर सकता था। उसे बेनिफिस का अनुदान देने वाले स्वामी का आदेश मिलने पर अपने सैनिकों के साथ उसकी सेवा में भी पहुंचना पड़ता था। बेनिफिस पद्धति जो कि पहले की रोमन प्रथाओं से विकसित हुई थी, मूलतः अथवा हमेशा सैनिक सेवा से संबंधित नहीं रही थी, अतः काफी वर्षों बाद इसका नया नाम दिया गया फीफ। फीफ वह भूमि थी जो कि सैनिक सेवा के बदले में दी जाती थी, परंतु चूंकि इसमें सरकारी अधिकार भी शामिल थे, यह एक कार्यालय या दफ्तर भी था और यही एक मुख्य कारण था कि जिसकी वजह से वीप या जागीर ज्येष्ठ पुत्र को वंशानुगत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती रही, क्योंकि भूमि का विभाजन तो हो सकता था परंतु कार्यालय या ऑफिस का नहीं। ज्येष्ठाधिकार की यह प्रथा न तो रोमन थी और न ही जर्मन, अपितु 8वीं और 9वीं शताब्दियों की व्यावहारिक आवश्यकताएं जो थी उनकी उपज मानी जाती। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सामंतवाद जो उसका विकास